हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। माननीय डॉक्टर बजरंग लाल जी, क्षेत्र संचालक उत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, श्री कुलभूषण आहूजा जी, श्री पवन जिंदल जी, प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी, श्री गोपाल आर्या जी, डॉक्टर SY कुरैशी, चांसलर IILM यूनिवर्सिटी, श्रीमती मालविका राय, चेयरपर्सन, विशिष्ट अतिथिगण, सहयोगी और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 2020 के 26 वार्षिक कॉन्वोकेशन सेरेमनी में मैं IILM की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे अत्यंत हर्ष है कि माननीय डॉक्टर बजरंग लाल जी ने अपने कीमती समय से कुछ पल निकालकर आज इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में छात्रों को मार्गदर्शन एवं संबोधन हेतु हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। डॉक्टर बजरंग लाल जी 38 सालों से उच्च शिक्षा, मुख्यतः अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध, कुशल एवं जाने माने व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र और अन्य विषयों पे 20 कॉलेज स्तर की पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से कुछ का नाम उल्लेख कर रही हूँ जो कि इंटरनेशनल स्तर पे प्रख्यात है, जैसे कि वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास, हिंदू अर्थ चिंतन, विवेकानंद के सपनों का भारत, विकास का एक नया प्रतिमा, सुमंगलम, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती एवं उड़िया में भी उपलब्ध है। डॉक्टर बजरंग लाल जी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर अतुल्य योगदान प्रदान किया है। पूर्व सदस्य बोर्ड ऑफ स्टडीज MDU अजमेर, पूर्व सदस्य भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, पूर्व सदस्य केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद हिंदी समिति। आप RSS के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संचालक उत्तर क्षेत्र एवं अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आप MJM की केंद्रीय टीम, अखिल भारत ग्राहक पंचायत, प्रांजना प्रवाह और सहकार भारती के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। श्री गुप्ता जी प्यार से बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। वे अपने संतुलित व्यक्तित्व के द्वारा कभी प्यार से, कभी फटकार से अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। मान्यवर, आज आपकी उपस्थिति से हम सभी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। IILM विगत 36 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सतत योगदान प्रदान कर रहा है, जहां प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा शामिल है। IILM का उद्देश्य अपने छात्रों को नॉलेज, स्किल्स एवं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रदान कर जिम्मेदार नागरिक बनाना है। हमारे संस्थापक डॉक्टर कुलवंत राय जी ने अपने 40 वर्षों का बहुमूल्य समय व्यवसाय में देने के उपरांत अपना जीवन शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित किया, जो कि राष्ट्र के विकास का सशक्त स्तंभ है, जिसकी नींव श्री साई संगठन के संस्थापना के अंतर्गत की गई। इस संदर्भ में पहला कदम 1986 में राय स्कूल की स्थापना के साथ, जो आज बैनियन ट्री स्कूल के नाम से प्रख्यात है, शुरू हुआ। आज इसका विस्तार 6 शहरों में नई दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, जगदीशपुर एवं लखनऊ में हुआ है। बैनियन ट्री स्कूल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को
मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने परिसर में रोशनी राय स्कूल का शुभारंभ किया। यहाँ स्कूल के छात्रों को मुफ्त शैक्षणिक किट प्रदान की जाती है, जिसमें पाठ्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी शामिल होता है। छात्रों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था और समय समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के क्रम में उच्च शिक्षा हेतु मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1993 में लोधी रोड स्थित परिसर से की गई। आज इसका विस्तार ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, जयपुर एवं गुरुग्राम में हो गया है। अभी यहाँ 12,000 से ज्यादा एलुमनाई एवं 5,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैनेजमेंट के साथ साथ तकनीकी शिक्षा में योगदान प्रदान करने हेतु 2002 में ILM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई, जहां अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा प्रारंभ की गई। आज यहाँ भी 5,000 से ज्यादा एलुमनाई एवं 2,500 से ज्यादा छात्र छात्राएं नामांकित हैं। इसी क्रम में सन 2018 में हरियाणा सरकार के निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत ILM विश्वविद्यालय की स्थापना गुरुग्राम में हुई। ILM विश्वविद्यालय मैनेजमेंट के साथ साथ डिजाइन, लॉ, टेक्नोलॉजी एवं ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान कर रहा है। इंटरनेशनल एक्सपोजर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स, इंटरनेशनली मैप्ड करिकुलम ILM के सभी पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ बनाता है। इसी श्रृंखला में शिक्षा की ओर एक और विश्वविद्यालय की स्थापना ग्रेटर नोएडा परिसर में की जा रही है। हमारी सभी संस्थाओं को AICTE, AIU, NBA, UGC एवं NAAC के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ILM ने अपने पाठ्यक्रम में लिबरल एजुकेशन को आधार मानते हुए, जो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आधार स्तंभ है, कई महत्वपूर्ण विषयों को जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, इंडियन कल्चर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एथिक्स इत्यादि को शामिल किया है। इतना ही नहीं, ILM ने हमेशा अपने छात्रों के लिए फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, जिससे छात्रों का कौशल विकास हो तथा रोजगार में प्राथमिकता मिले। भारत सरकार की पहल ओपन एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए ILM ने ऑनलाइन कोर्सेज भी शुरू किए। इसके 2 पाठ्यक्रम मार्केटिंग एंड इनोवेशन तथा इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी सरकार के स्वयं प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। आज के बदलते समय में स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी को देखते हुए IILM ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। इन सेंटर्स के द्वारा छात्रों को कौशल की शिक्षा, करियर केंद्रित सलाह, उद्योग कर्मियों से बातचीत की व्यवस्था की जाती है। नियमित रूप से एलुमनाई के साथ बातचीत से उनका मार्ग प्रदर्शन किया जाता है। इसके साथ साथ शिक्षण, रिसर्च एवं शिक्षण के नए प्रणाली पर भी ध्यान दिया जाता है। ILM का दृढ़ता से मानना है कि स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग आज की गतिशील दुनिया का एक अभिन्न पहलू है। इसके लिए निरंतर ट्रेनिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसमें IIMA, IIMB के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है। IILM एक समावेशी संस्थान है जो किसी भी आर्थिक और सामाजिक वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करता है। हम स्कॉलरशिप के माध्यम से व्यापक अवसर देते हैं ताकि कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी पीछे न रहे। IILM का उद्देश्य छात्रों को नैतिक मूल्यों के साथ जिम्मेदार और उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए ज्ञान, कौशल और मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करना है। समाज के लिए सक्रिय दृष्टिकोण को अपनाते हुए IILM ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण जैसे कि रोजगार,
कौशल विकास, उद्यमिता इत्यादि को अपनाते हुए इन विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की है। इन सम्मेलनों में शिक्षाविदों, उद्योग कर्मी, सरकार एवं प्रतिष्ठित विद्वानों के साथ विचार विमर्श से रोजगार के अवसर, उद्यमिता और आगामी नौकरी के लिए नए कौशल प्राप्त करने के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों के दौरान IILM अपने आप को परिवर्तित कर ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को निरंतर शिक्षा एवं मार्गदर्शन की ओर अग्रसर रहा है। IILM ने न तो सिर्फ एकेडमिक सत्र का समापन सफलतापूर्वक किया, बल्कि वर्तमान समय में सभी कक्षाएं सुचारू रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चल रही है। IILM के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है कि हम नवीन शैक्षिक प्रथाओं और उनके अनुप्रयोग को बढ़ाने और विकसित करने का सतत प्रयास करते रहेंगे। आज स्नातक सत्र 2020 की कक्षा के 462 छात्रों को डिप्लोमा डिग्री से सम्मानित किया जा रहा है। इसमें से अधिकांश सफल प्रबंधक हैं और कुछ ने अपने बिजनेस की शुरुआत की है या पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गए हैं। आज एक बार फिर से अपने प्रिय छात्रों को बधाई देती हूँ। उनके सफल भविष्य एवं पथ प्रज्वलित होने की कामना करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन IILM के प्रांगण में। अब मैं डॉक्टर विदिशा व्यास, डीन, को आमंत्रित करती हूँ कि वो कॉन्वोकेशन प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएं। Thank you, ma'am. It is my immense pleasure and pride to begin the proceedings of 26th convocation ceremony of IILM. Today, 462 students of class of 2020 will be conferred diplomas and degrees. As graduates, our students are ready to make a profound difference as the next generation of global leaders in their respective fields. I wish all my students heartiest congratulations and much success in their professional and personal journey ahead. Now, may I request Dr. Amarjeet Kaur, Director IILM, to award the Postgraduate Diploma in Management to all the successful graduates. By virtue of the authority vested in me as Director, I award the Postgraduate Diploma in Management to all the students who fulfill the requirements of the postgraduate program and are present here today. I also award the Postgraduate Diploma in Management Excellentia to all those successful students who are not present in person at this ceremony. I pray that forever in your life and conversations you are worthy of the same. Madam, may I now request you to award the Masters of Business Administration degree to all the successful graduates. By virtue of the authority vested in me as Director, I award the Master of Business Administration degree to all the students who fulfill the requirements of the postgraduate program and are present here today. I also award the Master of Business Administration degree in absentia to all those successful students who are not present in person at this ceremony. I pray that forever in your life and conversations you prove worthy of the same. Madam, may I now request you to award the Master of Arts and Master of Design to all the successful graduates. By virtue of the authority vested in me as Director, I award the Master of Arts and Master of Design degrees to all the students who fulfill the requirements of the postgraduate program and are present here today. I also award the Master of Arts and Master of Design degrees in absentia to all those successful students who are not present in person at this ceremony. I pray
that forever in your life and conversations you prove worthy of the same. Sir, I now present to you meritorious students Miss Ayushi Jain and Mr. Harshal Dilwali. Miss Ayushi Jain has been adjudged for the award of Dr. Kulwant Rai Gold Medal for Overall Excellence in Academics. Mr. Harshal Dilwali has been adjudged for the award of Dr. Kulwant Rai Gold Medal for Overall Excellence in Academics and Co-Curricular category. To continue the celebrations, it's time to honor our alumni. ILM is pleased to recognize its alumnus, Mr. Harbinder Narula, class of 1996. This honor is bestowed upon him for his outstanding accomplishments in his endeavor, thus bringing honor and prestige to his fellow alumni and alma mater. Harbinder has played roles related to content strategy, creation, partnerships, and outsourcing. He started business development operations for Google in India and then went on to work on the video partnerships for Google that led to an early launch of YouTube in India in 2008. In 2011, he moved to an entrepreneurial role and has consulted with various organizations in India and the Middle East. Today, he is a personal brand and digital content strategist. He helps open doors to your untapped possibilities. He is married to a dental surgeon and has an 8-year-old son. Mr. Narula, we are proud to see professional growth. And now I invite you to say a few words. Mr. Narula. Thank you, Dr. Amarjit. It is a pleasure to be here. और मुख्य अतिथि डॉक्टर गुप्ता, श्रीमती मालविका राय जी, श्री अनिल राय जी, सभी प्राध्यापक और मेरे सभी दोस्त जो आज अपनी ज़िंदगी के नई शुरुआत के लिए यहाँ पे हैं, इन सबको मेरा एक नमस्कार। 1996 में 1996 में मैं ज़िंदगी की इसी चौराहे पे खड़ा था। कॉन्वोकेशन का दिन था, लेकिन मेरे दिमाग में एक उलझन थी और वो उलझन थी कि मेरे साथ आगे क्या होगा। आज 25 साल बाद या 24 साल बाद मेरे को लगता है कि मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के अलावा 2 और चीज़ें IILM ने या मेरे एजुकेशन ने मुझे प्रोवाइड करी थी। और वो 2 चीज़ें थी, एक तो मेरा आत्मविश्वास और दूसरी चीज़ थी नई रिश्तों की बुनियाद। वो रिश्ते जो IILM में मेरे साथ 2 साल में शुरुआत हुई थी, आज पीछे देख के मुझे लगता है कि हर मौके में, हर मोड़ पे ये रिश्ते जो उनसे थे मेरी शक्ति बन के खड़े थे। इनको आज हम मॉडर्न डे में नेटवर्किंग बोलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होते ही मैं जब पहली नौकरी ढूंढने गया, तब मेरे को अपने बारे में पहचानने को पहली बार मौका मिला कि मैं एक रिस्क टेकर था, क्योंकि मैंने एक बहुत इस्टेब्लिश्ड कंपनी का ऑफर ना लेते हुए एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करी जो एक नई सोच को लेके आ रही थी और टेक्नोलॉजी को लेके हमारे देश के अंदर आगे बढ़ने की बात कर रही थी। तो मेरे को उस मौके का फ़ायदा उठाने का एक अवसर मिला मेरे को। 4 साल के बाद मैंने एक नई नौकरी ली और मेरे को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं एक पब्लिक लिमिटेड, तब तक ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गई थी, उस कंपनी से निकल के मैं एक छोटी सी कंपनी में आ रहा था, लेकिन वो कंपनी बहुत बड़ा बिजनेस कर रही थी। वो लोग लाइव टेलीकास्ट ऑफ स्पोर्ट्स में थे और वहाँ मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ सीखने को मिली कि एक बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक स्मार्ट तरीके से, एक होशियार तरीके से बिजनेस करने की ज़रूरत है।
वहां मुझे ऑटोमेशन के बारे में पता चला। उसके बाद ये कंपनी एक टेलीकॉम के क्षेत्र में घुस गई और वहां पे बहुत कामयाबी पाई। उनके फाउंडर्स को इस कंपनी को बेचने का मौका मिला, एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई, लेकिन वो फाउंडर्स जो उनसे थे वो उस ब्रांड के साथ इतने अटैच हो गए थे कि उन्होंने उस कंपनी को एक्विजिशन से मना कर दिया, उस कंपनी को मर्ज करने से मना कर दिया बड़ी कंपनी से। और इसके बाद उस कंपनी को एक कॉर्पोरेट वॉर फेस करनी पड़ी और उस कॉर्पोरेट वॉर के 3 साल के बाद वो कंपनी को सकम होके और उसको बंद करना पड़ा। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि कंपनी सडनली बंद हो गई। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी बंद भी हो जाएगी। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन करी। टाइम्स ऑफ इंडिया में हमने हट के एक वॉइस पोर्टल शुरू किया। वो ज़माना था जब SMS पे काफ़ी दुनिया चल रही थी। हमने वहाँ पे वॉइस पोर्टल को शुरू किया क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जो सर्विस है वो पूरे देश में फैले, सिर्फ शहरों की तरफ सीमित ना रहे। तो हमने लैंग्वेज का बैरियर क्रॉस करके हमने वॉइस पे सर्विसेज शुरू करी और इस चीज़ का हमारे को अपनी डाइवर्सिटी का जो बेनिफिट था वो पहली बारी एक्सपीरियंस किया हमने। मैंने उसी साल में गूगल इंडिया में आने की कोशिश करता। वो ऑलरेडी बैकएंड ऑपरेशंस में थे, लेकिन वो सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट ऑपरेशंस शुरू करना चाहते थे। मुझे एक मौका मिला उनके साथ उनका मुखिया बन के एक बिजनेस डेवलपमेंट ऑपरेशंस शुरू करने का मेरे को मौका मिला। और उसी दौरान उसके 1 साल बाद YouTube को गूगल ने एक्वायर किया और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं YouTube को इंडिया में लॉन्च कर सकूं विद द राइट इंडियन पार्टनरशिप्स। वहां पे जब मैं गया तो मुझे पहली बारी एक अलग दुनिया दिखाई दी। उसका जो एक्सपेंस था वो इतना बड़ा था कि मेरा नजरिया बदल गया और मेरे को लगा कि हम ये सिर्फ बाहर की कंपनियों में सीमित नहीं है, यही चीज हम सीख के इंडिया में भी उसका बेनिफिट कर सकते हैं। और उस बदलते हुए नजरिए से मैं एक व्यवसायिक बन गया और एक नई जर्नी की तरफ चल पड़ा। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर लिया था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का तजुर्बा था, लेकिन मुझे जिंदगी की पहली नाकामयाबी फेस करनी पड़ी। मेरा पहला बिजनेस फेल हो गया और ये क्योंकि मेरी पहली नाकामयाबी थी तो मैं बहुत टूट गया और मेरे मानो अपने ऊपर से विश्वास उठना शुरू हो गया। लेकिन फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ ठीक चली थी, कहाँ मुझे चैलेंजेस आए, कहाँ मैं चैलेंज को फेस नहीं कर पाया। इस चीज़ को समझ के मैं अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हुआ और मेरे को मौका मिला एक इंडियन कंपनी जिसको साउथ अफ्रीका का कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि वहाँ पे, और मैं ये दोबारा दोहराऊंगा, एक इंडियन कंपनी जिसको साउथ अफ्रीका में मौका मिला वहाँ की हेल्थ केयर के इश्यूज को सॉल्व करने का। तो मैंने बैकपैक करके साउथ अफ्रीका गया। वहाँ पे हमने 6 महीने के अंदर उनके रूरल एरियाज में हेल्थ केयर प्रोवाइड उस तरीके से किया कि वो लोग इंडियंस की तरफ देख के बहुत प्राइड होती थी कि हम कुछ ऐसा कर सकें जो उनका अपना देश नहीं कर सका था। उसके बाद मैंने अपना एक नया वेंचर शुरू किया जहां मुझे पर्सनल ब्रांडिंग का एहसास हुआ। और जब मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया तो मैंने तब सीखा कि मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया, गूगल, इन सब कंपनी में नौकरी करने का मौका तब मिला था जब मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था। तो वहां पे मुझे समझ आई कि आपकी छवि मार्केट में और आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। और तब से मैं पर्सनल ब्रांडिंग को सीखने लग गया और इसकी मैंने बहुत रिसर्च करी और आज मैं इस चीज़ का प्रचारक हूँ जिसको हम इंग्लिश में इवेंजलिस्ट भी बोलते हैं। और मैं लोगों के लिए, बाकी एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्ट्रैटेजी क्रिएट करता हूँ ताकि वो अपनी वैल्यू पहचान सकें और उनको व्यावसायिक रिश्तों की अहमियत सिखाता हूँ ताकि वो हर जगह जहाँ पे वो हैं उसको लेके आगे बढ़ सके।
आज मैं आपके साथ कुछ 5 या 6, ये मेरे को मौका मिला है तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे आपसे, मैं चाहूंगा कि मैं 5 या 6 चीजें जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखी हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो आज डिप्लोमा लेके या डिग्री लेके अपनी जिंदगी के नए पहलू को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली चीज जो मैंने सीखी थी कि आपको अपने काम में पैशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैशन आपकी हर कोशिश को बरकरार रखेगा, लेकिन हो सकता है अटैचमेंट आपको कहीं ना कहीं अंधा बना दे और वो अंधापन आपको गिरा सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने अपने पहले बिजनेस में जब चोट खाई थी उसका कारण यही था कि मैं उस बिजनेस के नकारात्मक पहलुओं को पहचान नहीं पा रहा था, उनको नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि मैं पैशन से ड्रिवन था। तो पैशन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका जो मैंने समझा कि अपने जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो कुछ अपने व्यवसाय में घुस रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके पीछे एक उद्देश्य को रखें, एक पर्पस को अपना बैकएंड बना के रखें, ताकि कोई भी काम करने निकलेंगे तो आपको, अगर आपने अपने पैशन को अपना व्यवसाय में कन्वर्ट कर लिया तो आप इनकम के अलावा संतुष्टि और खुशी पाएंगे। और अगर आपको जिस काम में खुशी और संतुष्टि मिल रही है उसको आप पैसे या पैसे की वजह से बंद नहीं करेंगे। सो पर्पस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अपनी संगत को कभी नजरअंदाज मत करिए। आपके ऊपर आपकी संगत का इतना प्रभाव पड़ता है कि आप उनसे पॉजिटिवली प्रभावित हो सकते हैं, या फिर आप उनकी जिंदगी के चैलेंजेस या उनकी कहानी से डरकर निष्क्रिय भी हो सकते हैं। इसका तरीका यह है कि आप अपनी जिंदगी को एक कमरा मानिए। वो एक कमरा जिसका एक दरवाजा है जो सिर्फ एक तरफ खुल सकता है, उसमें से कोई अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। तो आप उस कमरे में अपने साथ किसको अंदर आने देंगे? क्या वो उन लोगों को आने देंगे जो आपको आपकी जिंदगी में प्रभावित कर सकें, ऊंचा उठा सकें, या आपको नीचा लेके आएंगे, उनको भी आने का मौका देंगे? क्योंकि जिंदगी में आपको रिश्ते निभाने पड़ेंगे, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ। तभी कहते हैं कि कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में एक आर का फर्क होता है, और वो आर होता है रिलेशनशिप्स। तीसरी चीज, जिंदगी में बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत जगह आपको अपने आप को ऐसे मुकाम पर पाएंगे जहां पे आपको डिसीजन लेना मुश्किल होगा। उस समय आप डिसीजन ना समझकर अगर आप चॉइस मानेंगे, क्योंकि चॉइस सारे विकल्पों को के परिणामों को समझकर ही लिया जा सकता है, और आप अपनी पसंद के से निकले नतीजे पे कभी भी अफसोस नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी पसंद है और आप अपनी पसंद अपनी मर्जी से लेते हैं। तो आपको किसी की किसी को गलत नहीं ठहराएंगे, और आपको कभी जिंदगी में पछतावा नहीं होगा। तो आप डिसीजन को एक चॉइस मान के चलेंगे तो आप हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे। चौथी चीज, एज एन एंटरप्रेन्योर, जो मैं चाहता हूं कि हर बंदा एक एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ मैटर ऑफ चॉइस समझे, नॉट एज अ फॉल बैक ऑप्शन की नौकरी चलेगी तब हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। आप एज अ मैटर ऑफ चॉइस लें। और भारत एक ऐसा यूनिक देश है, हम जितना भी मॉडर्नाइज हो जाएं, हम अपने कल्चर को कहीं ना कहीं अपने साथ संभाल के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। ये आप अपने NRI दोस्तों को भी देखेंगे तो उनको आप रियलाइज करेंगे कि वो भी अपने कल्चर को अपने साथ जोड़ के रख रहे हैं। सब बड़ी कंपनीज अपने आप को, जितनी भी बड़ी कंपनीज भारत में घुसी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बदला है हमारी मार्केट की वजह से। पांचवी चीज, आपको अगर चैलेंज को एक अलग नजर से देखें, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स को अगर आप इन्वर्ट कर लें और उसको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदलें और उसको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करके आप देखेंगे तो आपको हर प्रॉब्लम के पीछे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो इसको अगर आप देख के चलेंगे तो आपको बहुत सारे मौके हमारे देश में मिलेंगे और आपको लगेगा शायद हमारे देश में बाकी दुनिया से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। लास्टली, विश्वास करना है तो अपने आप पर करिए, ख्वाबों पर करिए,
आप अपने ख्वाबों को बहुत बड़ा बना के रखिए और आप रियलाइज करेंगे, ठोकर तो खाएंगे और बहुत लगेंगी ठोकरें, बट आपका पैशन और आपका विश्वास आपको वापस खड़े होने की शक्ति देगा। और ख्वाब छोटे मत रखिए, आपका ख्वाब आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। साइकिल चलाने वाला बंदा अगर हो तो आप जहाज लेने की क्षमता रखिए, आपकी क्षमता है, आप सोच को वहां तक लेके जाइए। मैंने गूगल, यूट्यूब और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम किया है और मेरे को आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे में नहीं है, ठीक है। और इसको लेके तो आप अपना विश्वास को आगे बढ़ाइए कि एक दिन गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी कंपनी जिसका बीज हमारे अपने देश में बोया जाएगा, शायद ये आप उस सक्सेस के लिए पहला कदम रखने की क्षमता आज आप रखते हैं, वो समय आ गया है। इसके साथ ही मैं बहुत बधाई देता हूँ इस कॉन्वोकेशन के मौके पर आप सबको। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। So thank you, Harvinder, for your presence and words of encouragement to the graduating batch. Thank you. अब मैं डॉक्टर बजरंग लाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो छात्रों को, हम सभी को संबोधित करें। डॉक्टर बजरंग लाल जी। यूनिवर्सिटी के सम्माननीय चांसलर आदरणीय डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी जी, IILM के मार्गदर्शक और बिहाइंड दी कर्टेन रह करके इतने बड़े संस्थान को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ऐसे सबके प्रेरणा देने वाले आदरणीय अनिल राय जी, IILM की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती मल्लिका राय जी और विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर आदरणीय सुजाता शाही जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित या देख रहे ऐसे विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के सभी प्राध्यापक मित्रों और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य महानुभाव, विशेष रूप से माननीय कुलभूषण जी आहूजा, माननीय पवन बंसल जी और शिक्षा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिनको हम सुनते रहते हैं और सीखते रहते हैं, और मैं कई बार उनको चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहता हूं, ऐसे मान्यवर शर्मा जी, भगवती प्रकाश जी और प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो इस कन्वोकेशन में जिन विद्यार्थियों को डिप्लोमा, डिग्री, अवार्ड ऐसा सब कुछ मिला, उनको मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने जीवन में और प्रगति करते रहे। अभी हम हरविंदर नरूला जी को सुन रहे थे, उन्होंने उलझन को कैसे सुलझन में बदल दिया, निराशा को कैसे स्वाभिमान में बदल दिया, असफलता को सफलता में कैसे बदल दिया, ऐसी अत्यंत प्रेरक कहानी थी। तो मैं इस विश्वविद्यालय के सभी स्नातकों से प्रार्थना करता हूं, इस विश्वविद्यालय ने आपको शिक्षा तो दी है, पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया है, हिम्मत भी दी है, आत्मविश्वास भी दी है, एक प्रेरणास्पद वातावरण भी दिया है। उसको संबल मानकर अपने जीवन में अपने और अपने परिवार के साथ देश और समाज के में आप अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करें, आपको ये शक्ति प्राप्त हो, ये आपको सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। अब मैं IILM के फाउंडर प्रेसिडेंट परम श्रद्धेय डॉक्टर कुलवंत राय जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मैं उनका थोड़ा सा पढ़ रहा था, अद्भुत व्यक्तित्व थे, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थी, एक ही व्यक्ति इनोवेटर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में अद्भुत काम करने वाला और संस्कृति के उत्थान के लिए नया संस्थान प्रारंभ करने वाला एक ही व्यक्ति साइमल्टेनियसली इतनी तमाम चीजों को प्रारंभ कर सकता है। और प्रारंभ ही नहीं किया, उसमें उन्होंने उच्च मानवता का स्तर निर्माण किया।
तो इसलिए वे हमको आशीर्वाद बनाए रखेंगे इस विश्वविद्यालय पे और इस शिक्षा संस्थान पर भी, और आने वाली पीढ़ी भी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को किसी ने डॉक्टर कुलवंत राय जी के जीवन और कार्य पर शोध करना चाहिए। एक व्यक्ति किस प्रकार से सामान्य धरातल से उठ करके इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, वो कौन सी प्रेरणा थी, वो कौन सी प्रतिभा थी, वो कौन सा उनका एक अंदर से मिलने वाला आत्मविश्वास था। और वो तो सत्य साईं बाबा के अनन्य भक्त थे, तो सत्य साईं बाबा का आशीर्वाद उनको जीवन पर प्राप्त होता रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर वे एक अत्यंत शोध छात्रों के लिए प्रेरणास्पद व्यक्तित्व हम सबके लिए हो सकते हैं। मुझे अनिल राय जी ने कहा कि मैं कन्वोकेशन में दीक्षांत वक्तव्य दूं, तो मैंने कहा कि मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरी योग्यता भी नहीं है, एक यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन एड्रेस देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो एक विषय पर मैं जिसको अपना प्रिय विषय मानता हूं और आजकल देश और दुनिया में अत्यंत महत्व का विषय हो गया है, जिस पर संवाद होना चाहिए, गहरा संवाद होना चाहिए, उस विषय के मोटी रूपरेखा प्रस्तुत कर सकता हूं। इस आशा से कि सुनने वाले लोग मेरे इन विचारों को सुनकर मुझे उसमें कुछ और सुधार करने के लिए प्रेरित करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। विकास की भारतीय संकल्पना क्या होना चाहिए? ये जो कोविड-19 आया, इसने फिर से समूची दुनिया को ग्रोथ मॉडल पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर दिया है। हमारे यहाँ तो हमारे मनीषी तो प्रारंभ में कहते रहे, पर उसकी उपेक्षा की। गांधी जी ने तो स्वतंत्रता से पहले ये कहा था, इस पर बहस होनी चाहिए। आजादी मिलने के बाद में भारत को अपने डेवलपमेंट का कौन सा मॉडल अख्तियार करना है, विकास का पथ क्या हो, पर गांधी जी को दुर्भाग्य से उस समय पर अनसुना कर दिया गया। फिर अनेक अवसर आए, ये जो वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल बार बार में फेल होता रहा, फिर भी उससे चिपके रहे, ये हमको चिपकाए जाते रहा। 1929-32 की वर्ल्ड डिप्रेशन आया, संपूर्ण इकोनॉमी, संपूर्ण ग्रोथ मॉडल, क्लासिकल ग्रोथ मॉडल फेल हो गया। फिर उसी को नए तरीके से केन्स ने प्रस्तुत कर दिया, फिर देश और दुनिया उस पर चल पड़े। और रिसेंटली कुछ वर्षों पहले 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका से ही प्रारंभ हुआ। तो फिर लोगों ने विचार किया, ये क्यों हो गया? जो अपने को सबसे संपन्न, सबसे समृद्ध, सबसे डेवलप देश कहता है, उसके 40 बड़े बैंक एक ही झटके में क्यों धराशायी हो गए? विचार करना चाहिए था, परंतु थोड़ी देर के लिए विचार किया, फिर से उसी मॉडल पर आगे बढ़ गए। और अब ये नया संकट आ गया। इस नए संकट ने दुनिया के तमाम देशों के ग्रोथ मॉडल्स को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए भारत जैसे देश के लोगों को एक नए ग्रोथ मॉडल, एक ऑल्टरनेटिव ग्रोथ मॉडल पर विचार करना चाहिए। मैं दो भागों में अपनी बात कहूंगा। जब मैं भारतीय विकास की संकल्पना बोल रहा हूं, इसका मतलब कोई अभारतीय संकल्पना भी है। उसको मैंने सुविधा के लिए वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल कहा है। ज्योग्राफिकली मत लीजिए इसको, कॉन्सेप्चुअली लीजिए। वेस्ट के देशों में भी ऐसे हो सकते हैं कि जो उससे सहमत नहीं है, और हमारे अपने देश में ऐसे हो सकते हैं जो इस ग्रोथ मॉडल से सहमत होकर उसी के नकल कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअली लीजिए, जिसको मैं वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल कह रहा हूं, वो क्या है? वास्तव में तो कम्युनिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल और कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। एक ही बात को अंतर है, ओनरशिप के सवाल को। कैपिटलिस्ट कहता है ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये इंडिविजुअल होना चाहिए, और कम्युनिस्टिक ग्रोथ मॉडल कहता है कि नहीं, इंडिविजुअल नहीं है, सबका नेशनलाइजेशन कर लो, इन दी नेशनलाइजेशन, इन दी नेम ऑफ नेशनल गवर्नमेंटाइजेशन, तमाम चीजों को सरकार अपने हाथ में लेगी। इस ओनरशिप के सवाल को छोड़ दें तो दोनों ही ग्रोथ मॉडल मोर और लेस कुछ बातों में समान है। क्या है समान?
4 बातें मुख्य रूप से है जिस पर पुनर्विचार करना चाहिए। पहली बात, डेवलपमेंट यानी क्या है, डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं आज हम? तो डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं, डेवलप मीन्स इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा जीडीपी। जिस देश की पर कैपिटा रियल जीडीपी बढ़ जाएगी वो कह रहे हैं वो डेवलप्ड है, और जिनकी रियल पर कैपिटा जीडीपी कम हो जाएगी या कम है उनको कहा वो अंडर डेवलप्ड है। मैं इसी पर सवाल खड़ा कर रहा हूं पिछले अनेक वर्षों। ये जीडीपी क्या है? जीडीपी का कैलकुलेशन एस्टिमेशन क्या होता है, कैसे होता है? तो जीडीपी को ऐसा बताते हैं, जीडीपी इज द समेशन ऑफ ऑल मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। एक देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके बाजार मूल्यों को जोड़ देते हैं, ये जीडीपी कहलाती है। उसमें जनसंख्या का भाग दे देंगे तो दैट विल कम इक्वलेंट टू पर कैपिटा रियल जीडीपी। अब मैं सवाल उठा रहा हूं पिछले अनेक वर्षों से, यहाँ अपनी बात को समझाने के लिए 2-3 सरल उदाहरण दूंगा। ये मिसनोमर है और इस मिसनोमर के चक्कर में हम भी आ गए, भारत के लोग भी आ गए, दुनिया के लोग भी आ गए। मैं 2-3 उदाहरण से बात रखता हूं कैसे ये मिसनोमर है। मान लीजिए किसी एक परिवार में एक मेड सर्वेंट काम करती है, वो घर की सफाई करती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर वालों को खाना बनाकर खिलाती है। इसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं कि वो शी इज प्रोड्यूसिंग दी सर्विसेज, वो सेवाओं का उत्पादन करेगी। घर वाले उस सेवा के बदले उसको 10,000 रुपए देते हैं, तो उसकी सेवा का मार्केट मूल्य हो गया 10,000 रुपये, ये जीडीपी में शामिल होगा। मान लीजिए वो मेड सर्वेंट यंग है, उसमें घर में कोई यंग लड़का भी है, रहते रहते दोनों के बीच प्रेम हो गया और दोनों का विवाह हो गया। अब नौकरानी से वो मालकिन बन गई, काम वही कर रही है, घर की सफाई करने का, बर्तन साफ करने का, कपड़े धोने का, घर वालों को खाना पिलाकर खिलाने का। शी इज प्रोड्यूसिंग द सेम सर्विसेज। भाई कोई घर वाला घर वाली को उसकी सेवाओं के बदले में तनख्वाह नहीं देता, जीडीपी कम हो गई। अब हमारे देश का और पश्चिम का ज्यादा तुलना करिए। हमारे देश के परिवारों में माताएं, बहनें, गृहिणियां बहुत सारा काम अपने घर में और परिवार में अनेक तरह की वस्तुओं का उत्पादन करती है। वो अचार बनाएंगे, 10 तरह के मुरब्बे बनाएंगी, चटनी बनाएंगी, पापड़ बनाएंगी, बड़िया बनाएंगी, सेवियां बनाएंगी, खाना अनेक तरह का त्योहार पर बनाएंगी, पर उनकी इन सेवाओं के बदले में कोई पेमेंट नहीं होता। और यही काम अगर मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो पेमेंट होगा। अब पश्चिम के देशों में तो सारा काम बाहर से, तो उन्होंने कहा हमारे देश की जीडीपी ज्यादा है, तुम्हारे देश की जीडीपी कम है। हमारे अपने देश में बच्चे ज्यादातर, तो थोड़ा अब बदला है, हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा होने लग गए हैं, परंतु सब घर में ही होते थे। दाई माई सब बच्चों को जन्म कराने का काम करती थी, और वहां सब काम बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में होगा, लालन पालन क्रेच में होगा, और कोई घर में बड़े बुजुर्ग बूढ़े हो गए तो ओल्ड हाउस में डाल देंगे। इसको आज की भाषा में बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज। पश्चिम के देशों की कुल जीडीपी में सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज का जो पोर्शन है वो लगभग 25% से लेकर 30%। ये तमाम सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज हमारे देश में तो घर परिवार में होता है, तो उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया, उनको जीडीपी में शामिल कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं जीडीपी के संबंध में पुनर्विचार होना चाहिए। एक दूसरी बात मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने अपने किचन गार्डन के पीछे कोई छोटी मोटी सब्जी लगा ली, भिंडी लगा ली, तोरी लगा ली, बैंगन लगा लिया, हरी मिर्च लगा लिया, पुदीना लगा लिया और धनिया लगा लिया, तो छोटे मोटे आपने अपने किचन गार्डन से सब्जी तोड़ी और सीधा किचन में पका ली। जीडीपी में शामिल नहीं होगा, सब्जी का उत्पादन हो रहा है, पर जीडीपी की गणना में इसको शामिल नहीं होंगे। हमारे देश का हिसाब देखिए, हमारे देश का किसान जो कुछ भी उत्पादन करता है, गेहूं करता है, चावल करता है, फल करता है, सब्जियां करता है, गन्ना करता है, गुड़ करता है, खंडसारी करता है, पहले क्या करता है वो अपने उत्पादन में से अपने घर खर्च के लिए रख लेता है
और फल गुड़ खांड वगैरह है तो अपने रिश्तेदारों को भी भेजता है। इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं हम सेल्फ कंजम्पशन। मार्केट में बिकने के लिए क्या जाता है, जो बच जाता है उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो जीडीपी में क्या शामिल हुआ, केवल मार्केटेबल सरप्लस शामिल हुआ। ये जो सेल्फ कंजम्पशन वाला पोर्शन था वो जीडीपी में शामिल हुआ नहीं। भारत जैसे देशों में बहुत बड़ा अंश है इसका। पश्चिम के देशों में बड़े बड़े खेत होने के कारण से सब कुछ पहले मार्केट में बिकने के लिए जाता है, फिर खरीद के लाते हैं। उन्होंने कहा हमारी जीडीपी ज्यादा है। तो तीसरा उदाहरण देता हूं, मैं यहाँ अनिल राय जी के कहने पर व्याख्यान देने के लिए आया हूँ। ये व्याख्यान मैं किसी और जगह पर देता और पेड व्याख्यान देता। सर्विस तो मैं दे रहा हूँ और मुझे वो सर्विस के लिए 10-20 हजार रुपए देते, देश की जीडीपी बढ़ जाती। पर यहाँ न वाइस चांसलर साहब, न वाइस चांसलर साहब, न अनिल राय जी, न चेयरपर्सन, कोई मुझे नहीं देने वाले। देश की जीडीपी कम हो गई। ये कौन सा जीडीपी का तरीका? हमारे देश में सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाले अनगिनत लोग हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज के टेंशन दूर करने के लिए बहुत प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं, उनके बदले कुछ पेमेंट नहीं होता। तो हमने कहा इस देश की जीडीपी कम है। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, केवल मैं नहीं कर रहा, आजकल तो समूची दुनिया में ये पुनर्चिंतन प्रारंभ हो गया। केवल और केवल, मैं केवल और केवल कह रहा हूँ, ओनली और ओनली जीडीपी बेस्ड ग्रोथ मॉडल के बारे में रीथिंकिंग होना चाहिए। पहली बात मेरा कहना है। दूसरी बात मेरा कहना है, GDP can be one of the component, but GDP cannot be sole component of development. दूसरी बात, कुल मिलाकर इस ग्रोथ मॉडल ने हमारे सामने उद्देश्य क्या बताया? ये ग्रोथ डेवलपमेंट की जितनी प्लान बनती है, क्या करना चाहते हो? तो हम एक वाक्य बोलते हैं, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस। तमाम डेवलपमेंट प्लान्स का एक ही उद्देश्य है, सामान्य व्यक्ति के रहन सहन स्तर में वृद्धि करना। अब मैं ये सवाल पूछा मैंने अनेक लोग, ये रहन सहन स्तर बढ़ता कब है और घटता कब हो जाता? तो उसको कैसा डिफाइन करता है आजकल का? वो कहते हैं कि रहन सहन स्तर, स्टैंडर्ड लिविंग डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। जिस व्यक्ति के पास में उपभोग करने के लिए जितनी ज्यादा वस्तुएं और सेवाएं होंगी, उसका स्टैंडर्ड लिविंग ऊंचा माना जाएगा, और जिसके पास में कम वस्तुएं और सेवाएं होंगी, वर्तमान परिभाषा के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड लिविंग नीचा माना जाएगा। स्वाभाविक रीति से इस परिभाषा के साथ गांधी जी का स्टैंडर्ड लिविंग बहुत ही नीचा था, और किसी भी सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेस है उसका स्टैंडर्ड लिविंग बहुत ऊंचा माना जाएगा। इस परिभाषा को सुनकर अगर कोई व्यक्ति और सुबह से शाम तक कंजम्पशन करता है, ओवर ईटिंग करता है, ओवर कंजम्पशन करता है, कोई पूछे क्यों कर रहा है, वो कह रहा है मैं अपना स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ा रहा हूँ। अब ओवर ईटिंग करने के कारण से बीमार हो जाएगा, बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाएगा, तो उसके पास बास्केट में डॉक्टर की सर्विसेज और डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब मेडिसिन और जुड़ गई। वर्तमान परिभाषा के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड लिविंग ऊंचा हो गया। एक व्यक्ति सादा जीवन जीता है, जरूरत पड़ने पर ही चीजों का उपभोग करता है, अभागा बीमार नहीं पड़ता, तो उसके पास पहले ही वस्तुएं और सेवाएं कम थी, और न डॉक्टर की सेवा आई न दवाएं आई। वर्तमान परिभाषा कहती है पहले व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति का स्टैंडर्ड नीचा है। तो आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं? सारी दुनिया में कंज्यूमरिज्म की प्रॉब्लम आ गई ना। कंज्यूमरिज्म क्यों आया? इस विशेष प्रकार के अप्रोच के कारण से आया। तो ये मेरा दूसरा कहना है, इस पर भी पुनर्चिंतन होना चाहिए। तीसरी बात, ये डेवलपमेंट मॉडल हमको कहता है, अगर आप पहली दो बातों को स्वीकार कर लेते हैं और एवर इंक्रीजिंग कंजम्पशन के लिए, क्योंकि आप अनेक तरीके से विज्ञापन के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से लोगों के मन में नई नई इच्छाएं, नई नई आवश्यकताएं पैदा करते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से इस बढ़ती हुई कंजम्पशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना हर एक देश में हो रहा है। मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन। और ज्यादा उत्पादन करने के लिए दुनिया के देशों में क्या काम हो रहा है? पहला काम हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से शोषण। आज जो ये संकट खड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमने अनावश्यक अंधाधुंध ज्यादा उत्पादन के लिए
प्राकृतिक संसाधनों का इतना एक्सप्लॉइटेशन कर दिया तो फिर एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम आएगी ना, पोल्यूशन की प्रॉब्लम आएगी ना। इसलिए उत्पादन के इस तौर तरीके के बारे में भी विचार करना चाहिए। ज्यादा उत्पादन के लिए दूसरा काम क्या हो रहा, बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं। और बड़े कारखाने किसको कहते हैं, जिसमें एनर्जी के प्रयोग से कारखाना चलता है और जिसमें मशीनें ज्यादा काम करती है, मनुष्य कम काम करता है। तो इसके कारण से दो तरह की समस्याएं पैदा होगी, एनर्जी क्राइसिस आ गया और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। जब मनुष्यों का प्रयोग नहीं करेंगे, मशीनों का, ऑटोमेटिक मशीन होगा, तो ये जो प्रॉब्लम्स आज हमको दिखाई दे दुनिया के हर एक देश में, अमेरिका जैसा देश आखिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहा ना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, दुनिया के तमाम देश, वो तो अपने आप को बड़ा समृद्ध और संपन्न कहते हैं ना। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग अप्रोच। तो ये तीसरी बात। चौथी बात, ये ग्रोथ मॉडल कहता है, हम लोग इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स और कांस्टेंट की बात कहते हैं, तो कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अन्य बातों को समान मानते हैं। अन्य बातें कौन से, सोशल, कल्चरल, ह्यूमन फैक्टर्स आर गिवन, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ ग्रोथ। तो इसने हमको क्या पढ़ा दिया, क्या सिखा दिया, क्या बता दिया, आप तेजी के साथ ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपके देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब भारत जैसे देश में उतने कैपिटल नहीं है, तो फिर एमएनसी आ गई, वर्ल्ड बैंक आ गया, IMF आ गया, WTO आ गया, कोई चिंता मत करो, हमको आने दो। ये ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इसके लिए हुआ ना। तो इन्होंने आकर दुनिया की इन तमाम अर्थव्यवस्थाओं को डेट ट्रैप में फंसा दी। तो कुल मिलाकर के जो चारों बातें वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल की है, इसके बारे में पुनर्चिंतन, पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा मैं अनेक वर्षों से लोगों के सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। फिर दो सवाल है। मान लीजिए इस ग्रोथ मॉडल को स्वीकार भी कर ले, तो मेरे दो सवाल है, क्या ये सब मनुष्यों को सुखी बनाने वाला विकास का रास्ता है? अब इसके सवाल पर तो सब मौन है। दुनिया के जिन देशों को आप डेवलप कह रहे हैं, संपन्न कह रहे हैं, वह हर एक आदमी सुखी है क्या? उनको तो नींद ही नहीं आती, वो तो डिप्रेशन के शिकार है, वो तो टेंशन के शिकार है। अगर ये ग्रोथ मॉडल सुख वाला मॉडल होता तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, मान लीजिए इसको हम स्वीकार भी कर लें, तो क्या इस रास्ते पर चलकर सब देशों के सब मनुष्यों को ये समान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रदान किया जा सकता है क्या? उत्तर ना है। दुनिया के 20% संपन्न देशों की जनसंख्या ने दुनिया के 80% नेचुरल रिसोर्सेज, 50% लैंड एरिया और 60% एनर्जी का प्रयोग करके वो दुनिया के 20% लोगों ने ये विकास चुना है। तो शेष तो 80% लोग बच गए। इट इज नॉट सस्टेनेबल। आजकल सस्टेनेबल का सवाल खड़ा हो रहा है ना। तो वर्तमान ग्रोथ मॉडल न किसी देश के लिए सस्टेनेबल है, न दुनिया के लिए सस्टेनेबल है। इसे विचार करना चाहिए। और इसने दिया क्या है, इसलिए केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, आजकल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 से प्रकाशित होती है। 1996 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे अगर आप, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलती है कि ये जिस ग्रोथ मॉडल पर हम चल रहे हैं उसने क्या दिया। तो उसने कहा, उसने दिया जॉबलेस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो हो रहा है, ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है, पर जॉब का संकट खड़ा हो गया, तो जॉबलेस डेवलपमेंट दिया। फिर उन्होंने कहा ये मर्सीलेस डेवलपमेंट है, ये वॉइसलेस डेवलपमेंट है, ये रूटलेस डेवलपमेंट है, और अंत में उसने कह दिया ये फ्यूचरलेस डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट का कोई फ्यूचर नहीं है। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी का सवाल खड़ा हुआ। और उसमें मैंने एक बात और जोड़ दी, ये संस्कारहीन विकास, ये तथाकथित देशों के, संपन्न देशों के होने के में संस्कार शून्य हो रहे हैं, अमानवीय हो रहे हैं, असंवेदनशील हो रहे हैं। इसलिए इस पर पुनर्चिंतन भारतीय दृष्टि से किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। जब आप पुनर्चिंतन करते हैं तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को कोई नाम देना पड़ता है, क्योंकि कई नाम चले, कभी प्रोग्रेस चला, फिर ग्रोथ चला, फिर डेवलपमेंट चला, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट चला, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ चला, ऐसे अनेक नाम चले, वो सब अधूरे हैं। मैंने उसको नाम दिया है भारतीय चिंतन के आधार पर द कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम।
ये मंगल एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है भारतीय विधा में, और भारत की तमाम प्रकार की संस्कृतियों में, तमाम प्रकार के विचार प्रभाव में मंगल शब्द आता है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ इस समय पर। ये सुमंगलम या भारतीय कल्पना का ये विकास का रास्ता कैसे आ सकता है? तो ये विकास का नया मॉडल देने के लिए कोई सेंट्रल लाइन देनी पड़ती है, सेंट्रल डायरेक्शन देना पड़ता है। आपके इस भारतीय विकास मॉडल का सेंट्रल डायरेक्शन क्या होगा? तो जिस बात को हम हमेशा बोलते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय या सर्वे भवन्तु सुखिनः या सर्वभूत हिते रतः। आज की भाषा में बोलना हो तो जापान के एक अर्थशास्त्री हो गए सुगुरो सुरु, उन्होंने इसको नाम दिया नेट नेशनल वेलफेयर। हमको ऐसा मॉडल बनाना है जो नेट नेशनल वेलफेयर दे सके। अपने पड़ोस का छोटा सा देश है भूटान, भूटान के फोर्थ किंग ने इसको नाम दिया कि हमारा सेंट्रल डायरेक्शन होना चाहिए, तो उन्होंने इसको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस दिया। हैप्पीनेस इंडेक्स वहां प्रारंभ हो गया, विस्तार की बात है, मैं नहीं जाऊंगा। हमारे अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल जे कलाम ने इसका बताया था, एनपीआई का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, नेशनल प्रोग्रेस इंडेक्स। उसमें केवल जीडीपी नहीं है, जीडीपी है, पर जीडीपी के अलावा और कौन कौन से सोशल कॉन्सेप्ट प्राप्त उसमें शामिल करना चाहिए, बहुत विस्तार के साथ और अब्दुल कलाम ने कहा है। मैंने इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो कहा ग्रॉस सोशल हैप्पीनेस, समग्र सामाजिक सुख। ये ग्रॉस सोशल हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट इज मच वाइडर देन दी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। विस्तार का विषय उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब प्रश्न ये है, ये भारतीय दृष्टि का विकास का रास्ता क्या देगा? तो मैं ये कह रहा हूँ 5 बातें देगा, 5 बातें दे सकता है, तो हम इसको भारतीय संकल्पना का विकास करेंगे। पहली बात, सबको रोटी। रोटी प्रतीकात्मक शब्द है, यानी मनुष्य की जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी। देश के प्रत्येक व्यक्ति की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ये फुल की गारंटी दे सके। फिर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं चाहिए। आज दुनिया का कोई देश क्लेम नहीं कर सकता उसके देश में तमाम लोगों को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी दी जा रही। तो पहला ये विचार करना पड़ेगा। दूसरा, सबको समग्र संतुलित स्वास्थ्य। सरकार जिसके बारे में अनेक वर्षों से बोल रहे हैं, हेल्थ फॉर ऑल, परंतु मेरा हेल्थ का कॉन्सेप्ट वाइडर है। 3 प्रकार की हेल्थ मानी गई है अपनी। फिजिकल हेल्थ, उसके बारे में सब चर्चा करते हैं, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। अब थोड़ी थोड़ी चर्चा मेंटल हेल्थ के बारे में होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। पर तीसरे स्वास्थ्य की चर्चा कोई नहीं करते, केवल भारतीय मनीषियों ने कहा, वो है इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य। अगर आपकी भावना अशुद्ध है तो आपके द्वारा किए जाने वाले काम देश के हित में नहीं सोचते, देश को नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। तो हम स्वास्थ्य में ऐसी व्यवस्था करें जिसमें तीनों प्रकार की स्वास्थ्य देश के प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। इसको समग्र संतुलित, ऐसा मैंने स्वास्थ्य कहा। स्वास्थ्य के भी 2 पद्धतियां हैं। एक को अपने यहाँ पर कहा गया प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम, निरोधात्मक स्वास्थ्य, अर्थात आप अपने आहार विहार व्यवहार को ऐसा रखो जिसके कारण से आप बीमार ही न पड़ो। आजकल कोरोना काल में बहुत सारी बातें हो रही है ना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब नहीं खाना। तो हमारे यहाँ तो प्रारंभ से क्या शास्त्र भरे पड़े हैं हमारे यहाँ पर। आहार के बारे में ध्यान रखना, कौन सा आहार किस समय खाना, किस समय नहीं खाना, बच्चे को क्या देना, बूढ़ों को क्या देना, जवानों, बहुत विस्तार है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो आहार के बारे में, विहार के बारे में, यानी एक्सरसाइज करिए ना। अब केवल मात्र एयर कंडीशन में दिन रात बैठे रहेंगे तो नुकसान होने वाला है ना। तो विहार है। और व्यवहार की बात है, बिहेवियर आपका अच्छा रहना चाहिए। तो ऐसा ये 3 चीजों पर ध्यान देंगे तो बीमारी नहीं पड़े। बीमार पड़ गए तो दूसरा सिस्टम है, उसको बोलते हैं क्यूरेटिव हेल्थ सिस्टम, अर्थात इलाज वाला। इलाज वाले में भी क्या हो गया, केवल और केवल
सर्वाधिक जोर एलोपैथी पर होगा। एलोपैथी चाहिए, पर केवल एलोपैथी दुनिया के किसी भी देश में सबको स्वास्थ्य नहीं दे सकता। एलोपैथी के साथ हमको आयुर्वेद भी जोड़ना पड़ेगा, प्राकृतिक चिकित्सा भी जोड़ना पड़ेगा, होम्योपैथी भी जोड़ना पड़ेगा, प्राणायाम भी जोड़ना पड़ेगा। इसे नए तरह का हेल्थ एजुकेशन प्रारंभ होना चाहिए। उसको बोलता मैं हेल्थ का एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक ये क्यूरेटिव सिस्टम डेवलप होना चाहिए। तो उसके कारण से सबको स्वास्थ्य दिया जा सकता है। तो ऐसे सबको स्वास्थ्य दे सकने वाली इस डेवलपमेंट मॉडल में बात करेंगे। और तीसरी बात, सबको संस्कारक्षम समाजोपयोगी शिक्षा के समान अवसर। मैंने 3 बातें बोल दी इसमें। समान शिक्षा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा शिक्षा के समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी। आज तो नहीं, जिसके माँ बाप की जेब में पैसा है वो तो अपने बच्चों को किसी अच्छे विद्यालय में, अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिल कर लेगा, और जिसके माँ बाप की जेब में पैसा नहीं, उसने क्या पाप किया, उसका क्या नुकसान है? उसकी प्रतिभा का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसकी जिम्मेवारी? समाज की जिम्मेवारी। तो शिक्षा में समान अवसर मिले। और 2 एडजेक्टिव मैंने और जोड़ा, शिक्षा संस्कार क्षम हो। आजकल तो हम सब जानते हैं, अब सब यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के लोग, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं भी पढ़ाता रहा, कहाँ रहा? संस्कारों पर तो जोर देना ही बंद कर दिया। तो संस्कार क्षम शिक्षा हो। और दूसरा मैंने कहा समाज उपयोगी, सोशली यूजफुल शिक्षा हो। आजकल बहुत सारी शिक्षा पाठ्यक्रम में हम वो चीजें पढ़ाते हैं जो हमारे देश की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे देश की प्रकृति, प्रवृत्ति, आशा, आकांक्षा, हमारे समस्याएं, सवाल, हमारे संसाधन डिफरेंट है, हर एक देश के डिफरेंट होते हैं। तो हम अपने सब पाठ्यक्रमों की रचना ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करेंगे जो अपने समाज की समस्याओं के हल के लिए ज्यादा काम कर सके। तो इसलिए सोशल यूजफुल ऐसे एक शिक्षा के संबंध में विचार करना पड़ेगा। और चौथी बात जो सर्वाधिक महत्व की, वो मैंने कहा सबको रोजगार। वो तो है ही नहीं। आजकल विद्यार्थी बेचारे यूनिवर्सिटी डिग्री लेता है, घूमता रहता है, कहाँ रोजगार? आज सबसे बड़ा संकट रोजगार का ही है ना। अपने देश में भी इस समय पर संकट रोजगार का आ रहा है, और केवल हमारे यहाँ आ रहा नहीं, सब दुनिया में सबसे बड़ा संकट रोजगार का है। क्यों है? मेरे हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी गलत अडॉप्ट की। कैसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की? ग्रोथ लेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। हम सब लोगों ने, प्लानिंग बनाने वालों ने, विकास की बात करने वालों ने, इकोनॉमिस्ट ने, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने वालों ने क्या कहा? अरे ग्रोथ होने दो, ग्रोथ होने दो। ग्रोथ होने पर अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। तो जोर किस पर है? ग्रोथ पर। हम लोग इकोनॉमिक्स में ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़ाते हैं कि भाई ग्रोथ होगी तो ट्रिकल ट्रिकल नीचे नीचे रिस्क करके सामान्य व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। पर अभी तक का अनुभव तो ऐसा नहीं बताता। ग्रोथ तो हमारे देश में हुई, पर असमानता बढ़ गई, इनइक्वालिटी बढ़ गई, और बेरोजगारी भी बढ़ गई। तो हमको इस स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा। गांधी जी ने कभी कहा था, मास प्रोडक्शन से काम नहीं चले, प्रोडक्शन बाय द मासेस, ऐसा गांधी जी कहते थे। आज ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा काम करवाओगे तो फिर रोजगार सबको मिलेगा, और उसके कारण से जो कुछ ग्रोथ होगी वो अपने आप हो जाने वाली है ना। इसलिए स्ट्रेटेजी को बदलकर हमको कैसा करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। सबसे पहले योजना बनाते समय, प्लानिंग करते समय, प्रोडक्शन के बारे में विचार करते समय, इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार करते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है तो ज्यादा लोग काम करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल हो जाएगा और ग्रोथ भी हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजी बदलने का सवाल है। ये स्ट्रेटेजी बदलेंगे तो हमको। और 5वीं बात मैं इसमें कह रहा हूँ, सबको सुरक्षा, सिक्योरिटी फॉर ऑल, ये बहुत आवश्यक है। इंटरनल सिक्योरिटी भी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी, तभी तो आप निश्चिंत होकर के देश के उत्पादन के, देश के काम में लगे सकते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए, नहीं तो हमेशा डर बना रहेगा काम करने वालों में। तो इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी, 5 बातें जब कर पाएंगे, उसको मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम कहा, यह भारतीय कल्पना का। ये
अब प्रश्न ये लागू कैसे हुआ, एग्जीक्यूट, ऐसी उसके बारे में 2-4 बातें कह करके मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करूंगा। जब कभी भी नया ग्रोथ मॉडल निर्माण होता है तो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है टेक्नोलॉजी का। आजकल हमको डराई टेक्नोलॉजी पर रहे हैं ना, हमको क्या कह दिया, तुम्हारे देश की टेक्नोलॉजी लो है, तुमको हाई चाहिए कि लो चाहिए? स्वाभाविक हमारा जवाब क्या होगा, हाई चाहिए। मैं अनेक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में कहा, भाई ये टेक्नोलॉजी का ये क्लासिफिकेशन कैसे है, हाई और लो? आपने कैसे किसी टेक्नोलॉजी को हाई कह दिया, किसी को लो कह दिया? आपके पास में क्या आधार है? कोई आधार नहीं। वास्तव में टेक्नोलॉजी का विभाजन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी हमारे देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं उसका स्वागत है, और जो टेक्नोलॉजी समस्याओं का समाधान करने के बजाय वो समस्याओं को बढ़ा देती है, ऐसी टेक्नोलॉजी स्वीकार करने के लिए कोई कारण नहीं बनता ना। हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, कैपिटल कम है। दुनिया के कई देशों में कैपिटल ज्यादा है और जनसंख्या कम है। उनके यहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ठीक है, और हमारे देश में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ठीक नहीं होती, हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो देश की परिस्थितियों का विचार करते हुए टेक्नोलॉजी के बारे में विचार करना चाहिए। और मैं एक और दूसरी बात कह रहा हूँ, क्या हिंदुस्तान प्रारंभ से ही टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट कंट्री रहा है क्या? हमारे अपने दिल्ली में ये आयरन पिलर इतने सैकड़ों सालों से खड़ा है, इतना लंबा, इतना मोटा, जिसको आज तक जंग नहीं मिला। तो जंग न लगने के बाद में भी इतना सिंगल पिलर वो खड़ा है, तो स्टील टेक्नोलॉजी के बना हमारे लोगों ने बना लिया हो क्या गया? हम लोग पढ़ते हैं ना, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, ढाके की मलमल वो 20 गज का थान एक अंगूठी में से निकल जाता था। तो टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी नहीं थी यार। उस समय के जानकार लोग बताते हैं, उस समय पर हमारे देश का सामान्य कारीगर, हस्तशिल्प वाला, वो 2500 काउंट का सूत काटता था। आजकल बेस्ट से बेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री 500 550 काउंट से ज्यादा का सूत काट नहीं सकता। तो हमारे देश को ये कहना तुम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हमेशा पिछड़े रहो। अब्दुल कलाम का एक भाषण मुझे पता है, यंग साइंटिस्ट के पास बोलने गए थे। आप में से सब लोगों ने उनकी इंडिया 2020 किताब पढ़ी होगी। उसमें उन्होंने कहा, सबसे पहले मैंने उनको कहा कि भाई ये रॉकेट टेक्नोलॉजी तो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने प्रयोग की थी। कहते मेरे ये बोलते सब लोग कहने लगे अब्दुल कलाम का दिमाग खराब हो गया। अरे भारत का आदमी कैसे रॉकेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकता है? फिर कहते मैं इंग्लैंड गया, लंदन के तमाम रेफरेंस लेकर आया, और रेफरेंस में वहां पर कहा हुआ था कि कैसे टीपू सुल्तान ने उस समय रॉकेट टेक्नोलॉजी के आधार पर काम किया था। और फिर उस रेफरेंस के आधार पर उन्हीं साइंटिस्ट के सामने मैंने भाषण दिया। वो कहने हाँ तब तो हो सकता है, इंग्लैंड बोल रहा है ना, तब तो हो सकता है। इसलिए अब्दुल कलाम ने कहा हमारे देश को फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी अपनी जो पुरानी परंपरागत टेक्नोलॉजी उसको एज इट इज प्रयोग नहीं करना, नई जानकारी, नई रिसर्च के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी का स्केलिंग अप होना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए। कोई परंपरागत टेक्नोलॉजी का नकल नहीं करना। और दुनिया की टेक्नोलॉजी लेने में हमको कोई हर्ज नहीं है, परंतु उसको देश के अनुकूल बनाकर ग्रहण करना चाहिए। इसलिए टेक्नोलॉजी के संबंध में भी बहुत विस्तार से बात की जानी चाहिए अपने देश में, इसका आवश्यक है। दूसरी बात, अपने देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा हो। इसके बाद में गांधी जी ने, लोहिया जी ने, अनेक लोगों ने उस जमाने में, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, बहुतों ने कहा है उस समय पर कि देखो हमारे अपने देश में स्वदेशी, स्वावलंबी, विकेंद्रित अर्थतंत्र बनना चाहिए, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। हमने क्या किया, नकल करके सेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना दिया और सेल्फ रिलायंट रखा नहीं, तो परावलंबी हो गए, दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हो गए हर दृष्टि से। इसलिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पुनर्चिंतन करना चाहिए। हमारे देश के इकोनॉमी को मुख्य रूप से 3 सेक्टर्स में बांटते हैं। एक को बोलते हैं ट्राइबल सेक्टर, एक को बोलते हैं रूरल सेक्टर, एक को बोलते हैं अर्बन सेक्टर।
हुआ क्या, नकल करने के कारण से हमने ट्राइबल को भी नगर में बदल देने का काम किया। उनकी रिक्वायरमेंट अलग है भाई, उनकी जरूरतें अलग है, उनके पास रिसोर्सेज अलग है। ट्राइबल इकोनॉमी की स्पिरिट समझकर उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका डेवलपमेंट करिए। अब्दुल कलाम ने बहुत विस्तार से लिखा है इंडिया 2020 में, आप लोगों में से अनेकों ने पढ़ा, बहुत विस्तार से लिखा है इसमें से कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कैसे कैसे बहुत विस्तार के साथ लिखा है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए अपने को ट्राइबल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी, इनके बीच क्या चाहिए, इनके सिनर्जी कैसे हो, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में अलग से चिंतन, अलग से विचार करना चाहिए, ऐसा अपने लोग कहते रहे। एक बात मैं कह रहा हूं को उत्पादन के प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। आजकल का उत्पादन का प्रोसेस ये इकोनॉमिकल प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, अनइकोनॉमिकल प्रोडक्शन प्रोसेस। रॉ मटेरियल चलता है और फिनिश प्रोडक्ट बनने तक रास्ते में बहुत सारा इरोजन हो जाता है। तो हमारे अपने देश के विचारकों ने कहा इसके बीच कम से कम गैप आना चाहिए। रॉ मटेरियल चला और फिनिश प्रोडक्ट बना, उसके बीच में कम से कम गैप होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगी, जो विज्ञापन पर अनावश्यक खर्च कर रहे हैं वो बचेगा, पैकेजिंग पर हम अनावश्यक खर्च कर रहे हैं वो बचेगा, और देश के रिसोर्स क्रंच नहीं आएगा, तो रिसोर्सेज की समस्या आ गई। तो इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में भी देश की परिस्थिति के अनुसार नए ढंग से सोचना पड़ेगा, सोचा जाना चाहिए, ऐसा मैं कहता रहा हूँ। और एक बात जो मैं विशेष रूप से जोर दे करके कह रहा हूँ वो कंजम्पशन पैटर्न और लाइफ पैटर्न के बारे में कह रहा हूँ। वर्तमान कंजम्पशन पैटर्न को अडॉप्ट करके अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला ही नहीं सकते। मैं कई बार बोलता हूँ वी कैन नॉट हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट हैविंग सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न। पहले उपभोग को तो आप रेस्ट्रेन करो ना। हमारे यहाँ का सीमित, संयमित, सदाचारी उपभोग शैली और जीवन शैली बहुत विस्तार के साथ गांधी जी ने लिखा, लोहिया जी ने लिखा, दीनदयाल जी ने लिखा, अपने पुराने शास्त्रों में लिखा। हम अनावश्यक उपभोग करते चले जा रहे हैं, उसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। उपभोग शैली को बदलना, जीवन शैली को बदलना, ये किया जाना चाहिए। और एक बात जिस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है, हमारा जो ये फैमिली सिस्टम है बड़े महत्व का है, बहुत महत्व का। इस फैमिली सिस्टम को बचाए रखना। अपने यहाँ लोगों को आश्चर्य होता है दुनिया के अर्थशास्त्रियों को, एक तरफ तुम गरीब देश है, कम डेवलप देश है, पर सेविंग रेट हमारा जबरदस्त है। कभी तो हमारा सेविंग रेट 32% तक चला गया था जीडीपी का, अभी भी 27-28% जीडीपी है। उनको आश्चर्य होता है, एक तरफ तुम गरीब हो और एक तरफ तुम इतना सेविंग कर रहे हो, और दुनिया के अमीर देश हो तो क्रेडिट कार्ड पर जिंदा है। अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन लोग तो क्रेडिट कार्ड पर जिंदा है। अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी वो उधार लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हमारी बचत करने की आदत है ये परिवार के कारण से। और अगर आप टोटल सेविंग देखेंगे तो टोटल सेविंग में भी सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन ये हाउस होल्ड सेविंग का है। ये स्वभाव की बात है। हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे दादा हमको क्या बताते, बेटे जितना तुमने कमाया सारा खर्च मत करो, अरे आगे के लिए कुछ बचा कर रखो, क्योंकि फैमिली बॉन्डेज है ना। हम केवल अपने लिए नहीं जीते, अपने परिवार के लिए जीते, अपने रिश्तेदारों के लिए जीते, अपने आश्रितों के नौकरों के लिए जीते। तो ये बचत करने की जबरदस्त आदत है, और ये बचत करने की आदत परिवार के कारण से आती है। इसलिए परिवार संस्कृति को बचाए रखना। अपने फ्रांस के राष्ट्रपति हो गए हैं, सबने नाम सुना होगा, सरकोजी, बड़े प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे। जिस कारण से उनकी प्रसिद्धि हुई वो तो छोड़ दीजिए, अन्य कारण से हुई, पर सरकोजी ने अपने रिटायरमेंट से पहले ये कहा जिस ग्रोथ मॉडल पर चल रहे हैं उसको बदलना चाहिए। और उन्होंने नया ग्रोथ मॉडल बनाने के लिए 3 मेंबर कमेटी बनाई और उसको कहा तुम जाकर भारत की परिवार और सामुदायिक व्यवस्था का अध्ययन करो, उसके आधार पर नया ग्रोथ मॉडल बनना चाहिए। तो दुनिया भर में
इस दृष्टि से विचार होना चाहिए, हमको इसके बारे में विचार करना चाहिए। अब मैं अपनी बात को समेटते हुए कहना चाहता हूँ, कुल मिलाकर जिस ग्रोथ मॉडल की बात मैं कह रहा हूँ वो 5 ईज के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसको मैंने कहा एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनर्जी एंड एम्प्लॉयमेंट। इन 5 बातों का कॉम्बिनेशन फिक्स बता दिया। सबसे पहले मैंने एथिक्स रखा है। अब कोई भी आर्थिक व्यवहार नैतिकता के आधार पर नहीं करते हैं तो आर्थिक व्यवहार देश की बहबूदी, देश की तरक्की नहीं ला सकता, वो तो नुकसान करेगा ना। इसलिए हमारे यहाँ पर दिया गया केवल भौतिक समृद्धि नहीं चाहिए, भौतिक समृद्धि के साथ साथ स्पिरिचुअल एलिमेंट भी चाहिए। 2 तरह का ग्रोथ मॉडल है, एक लंका वाला, एक अयोध्या वाला। अब आज की भाषा में कहें तो जीडीपी तो सबसे ज्यादा लंका में थी, इतना सोना था, इतनी संपत्ति थी, पर राम को वहीं अगर वो उसी पर भौतिक संपत्ति के आधार पर चलते तो लंका में बस जाते। ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। अयोध्या के ग्रोथ मॉडल में भौतिक संपत्ति भी थी, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी थी, पर साथ ही साथ लोगों की नैतिकता पर, आचरण पर, उनके संस्कार पर, उनके आध्यात्मिक उन्नति पर जोर था। इसलिए मैंने कहा एथिक्स से प्रारंभ है। इकोनॉमिक्स में दुर्भाग्य मैं इकोनॉमिक्स से पढ़ाता रहा। इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स, ये पढ़ाते हैं। एथिक्स से कोई संबंध नहीं। और उसका आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं? एथिक्स से आपने संबंध जोड़ दिया तो वैल्यू जजमेंट आ जाएगा। वैल्यू जजमेंट आ जाएगा तो आपका संपूर्ण एनालिसिस सब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। अब जिस इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमिक बिहेवियर में, जिस मैनेजमेंट के क्लासेस में अभी बताया ना, या मैनेजमेंट की डिग्री दी गई, मैनेजमेंट में हम क्या सिखाते हैं? यू हैव टू अचीव योर टारगेट दिस वे और दैट वे। तो जो एमबीए करके जाता है बच्चा, उस पर प्रेशर क्या रहता है? उसको जो कंपनी ने टारगेट दे दिया उसको कैसे भी अचीव करना, किसी भी मेथड से अचीव करना। तो राइट और रॉन्ग अचीव करेगा तो क्या होगा? समाज में भ्रष्टाचार होगा ना, कालाबाजारी होगा ना, नियमों का पालन नहीं होगा ना। इसलिए मैंने कहा कि इसमें सबसे पहले एथिक्स को रखना पड़ेगा। एथिक्स के साथ इकोनॉमी चाहिए, और इकोलॉजी को मैंने पर्यावरण के कारण से रखा है, ये चाहिए। और एनर्जी का मैनेजमेंट कैसा करते हैं? एनर्जी, सोलर एनर्जी के बारे में विचार करना पड़ेगा ना, बायो एनर्जी के बारे में विचार करना पड़ेगा ना, ग्रीन एनर्जी के बारे में विचार करना पड़ेगा ना आपको, कुल मिला करके। तो एनर्जी के कंपोनेंट को, और अंत में मैंने इसमें रखा है एम्प्लॉयमेंट। ये 5 ईज के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा, ये विस्तार के विषय है, मैं संक्षेप के ये रख रहा हूँ। ये वो भारतीय संकल्पना का ग्रोथ मॉडल होगा। क्या करेगा ये? जिस ग्रोथ मॉडल की मैंने चर्चा की वो क्या करेगा? वो 3 मुख्य काम करेगा। नरिशिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लाएगा, पोषणक्षम अर्थतंत्र, ऐसा अर्थतंत्र, ऐसी इकोनॉमी बनाएगा जिसमें उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पोषण हो सके, नरिशिंग हो सके। तो इट विल क्रिएट नरिशिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा काम करेगा सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। जो प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी नॉट एट ऑल सस्टेनेबल। बहुत लोगों ने लिखा, शुमाकर हो गए अपने देश की प्लानिंग कमीशन में एडवाइस करने के लिए आए थे कभी शुमाकर यहाँ पर आए। प्लानिंग कमीशन में कितना काम होता है कंसल्टेंट का? थोड़ा काम होता है। उसने फिर भारतीय साहित्य को पढ़ना शुरू कर दिया, बौद्ध साहित्य को पढ़ा, बाकियों को पढ़ा। उनका ये अजीब है, इस देश ने मुझे एडवाइस करने के लिए बुला लिया, दुनिया को इस देश से एडवाइस लेना चाहिए। और हमें से अनेकों ने पढ़ा होगा, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इट्स अ वंडरफुल बुक, पढ़ना चाहिए हर एक को। और उन्होंने फिर वापस इंग्लैंड में जाकर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मूवमेंट चला। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। गैलब्रेथ हमारे यहाँ पर वहाँ के एम्बेसडर थे, उन्होंने एक किताब लिखी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दुनिया के अनेक देश के लोग कहे बैक टू दी नेचर, ये बात चल रही है ना आजकल। इसलिए हमको टेक्नोलॉजी कैसा देगा? ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये संस्कार क्षम समाज तंत्र देगा। ये सोशल स्ट्रक्चर ऐसा देगा जिसमें संस्कार होंगे, वैल्यू जजमेंट्स होगी, एक दूसरे की केयरिंग होगी,
एक दूसरे की सहायता करने का आत्मीयतापूर्ण भाव होगा, शोषण का भाव नहीं होगा। ऐसा कुल मिला करके एक नए प्रकार से हमको विचार करना चाहिए। भारतीय दृष्टि से वो केवल भारत के लिए नहीं, समूची दुनिया के लिए मार्गदर्शक हो सकता है। दुनिया अपने अपने देश की प्रकृति के अनुसार छोटा मोटा परिवर्तन, कोई ग्रोथ मॉडल ऐसा नहीं हो सकता जो समूची दुनिया में एक जैसा चले। हर एक देश की प्रकृति के अनुसार बदलना पड़ेगा। मैंने भारत को मद्देनजर रखते हुए उस मोटी मोटी बातें आपके साथ निवेदन करने का प्रयत्न किया, एक ब्रॉड आउटलाइन देने का प्रयत्न किया। आप जैसे विद्वान मानव यहाँ उपस्थित है, मुझे इस संबंध में अपनी राय देंगे, सलाह देंगे, मार्गदर्शन देंगे और इसमें जो कुछ कमी है उसको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। मुझे IILM ने इस दीक्षांत समारोह में मेरी क्षमता न होते हुए भी मुझे अपनी बात रखने का जो ये अवसर दिया, इसलिए मैं तमाम IILM के पदाधिकारियों का और आप सब इतने विद्वान लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सबका हृदय के अंतःस्तर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बजरंग लाल जी। आपने बहुत ही सरल शब्दों में भारतीय विकास की संकल्पना की बात की है। आपके कहे गए कुछ शब्द ऑल्टरनेटिव ग्रोथ मॉडल के लिए 5 E's की कल्पना, जितने सहज रूप से आपने GDP के कैलकुलेशन की बात की, वो हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा, क्योंकि GDP की कैलकुलेशन करना और उसको समझना ये बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर गुप्ता जी, आपने ग्रॉस सोशल हैप्पीनेस की बात की। आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कोविड के दौरान, उसमें इसकी बहुत सख्त जरूरत है, जिसमें आपने इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, और अलग से आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है, इन सब बातों की कल्पना के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम हम लोग अपने विद्यार्थियों में के हर पाठ्यक्रम में उनके आचार विचार में इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। इतना तो मैं कह ही सकती हूँ यहाँ इस मंच से। इसी क्रम में IILM के मंच से कई विशिष्ट व्यक्तित्वों ने भारत की विकास की संकल्पना करके हमारा मार्गदर्शन किया है। श्री अनुरुद्ध जी देशपांडे ने IILM द्वारा आयोजित एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू एजुकेशन में कहा था, भारत को आगे बढ़ाने के लिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना होगा। आज इसी का उल्लेख 2022 तक 30% और 2035 तक 50% की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। इस पे जोर देने की बात की गई है। प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी ने भी पिछले वर्ष IILM फाउंडर्स डे पे एक संदेश दिया था हमें कि यदि भारत को विश्व में सम्मानीय और महत्वपूर्ण स्थान देना है तो सभी भारतीयों को टेक्नो नेशनलिज्म, और आपने भी टेक्नोलॉजी की बात की कि प्राचीन काल से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की महत्ता रही है, तथा इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म का भाव होना आवश्यक है। आप सभी के ज्ञानवर्धक विचार हमारे लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध होंगे। एक बार फिर से उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। अब मैं डॉक्टर विदिशा व्यास से अनुरोध करती हूँ कि वो आके वोट ऑफ थैंक्स दें। धन्यवाद मैम। IILM के 26वें कॉन्वोकेशन सेरेमनी में आज वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष एवं गौरव का अनुभव हो रहा है। मैं डॉक्टर बजरंग लाल जी का सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से कुछ क्षण निकालकर हमारे 26वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को प्रेरणादायी शब्दों से संबोधित किया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार अत्यंत ऊर्जापूर्ण है और छात्रों में राष्ट्र विकास एवं समर्पण का भाव जागृत करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि आपके राष्ट्र निर्माण के विचार सभी छात्रों के लिए भविष्य में पथ प्रदर्शक सिद्ध होंगे। मैं आभारी हूं सभी विशिष्ट गणमान्य अतिथियों का, जिन्होंने आज के समारोह में सम्मिलित होकर हमें गौरवान्वित किया। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी मेरे सभी सह प्राध्यापकों का
एवं सहकर्मियों का, जिनके सहयोग से आज का विशिष्ट कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी इस दीक्षांत समारोह में सम्मिलित सभी छात्रों एवं अभिभावकों का, जिन्होंने आज के दिन को अविस्मरणीय बनाया। आप सभी छात्रों को स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सहृदय धन्यवाद। मैं अनुरोध करती हूँ सभी से कि वे राष्ट्रीय गान में सम्मिलित हों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।